जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये बिहार एसएससी इंटर लेवल सेकंड इंटर लेवल का 7वां नंबर प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। और इससे पहले हम 6 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लें। उसमें वहां पर इस प्रैक्टिस सेट का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, या हम चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी आप चेक कर सकते हैं। इसमें मैं आपको 75 क्वेश्चन बताऊंगा जीके जीएस का, और इस चैनल पर आपको घटना चक्र बुक का भारतीय इतिहास में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास या आपको आधुनिक इतिहास सभी से संबंधित चैप्टर वाइज वीडियो आपको अपलोड कर दिए गए हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं जाकर उसे देख लें और लाभ उठाएं दोस्तों। और भारतीय संविधान से संबंधित पूरी बुक को भी चैप्टर वाइज मैं अपलोड कर दिया हूं, उसे भी जाकर देखें। मैं इन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग 7वां नंबर सेट को। 7वां नंबर सेट में पहला प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न दिया है, फर्स्ट प्रश्न है 7वां नंबर सेट में कि निम्नलिखित में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है। कौन है जो कपड़े धोने वाले साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है। 4 ऑप्शन है, ग्लिसरॉल, सोडियम सिलिकेट, सोडियम कार्बोनेट और बोरेक्स। तो ऑप्शन नंबर ए ग्लिसरॉल है जो कपड़े धोने वाला साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है। ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन एक कार्बोनिक यौगिक है जो तेल और वसा में पाया जाता है। इसका उपयोग कॉस्मेटिक में होता है। ग्लिसरॉल का उपयोग कहाँ किया था? कॉस्मेटिक में, ना कि कपड़े धोने वाले साबुन के फिलर के रूप में। देखिए, साबुन जो है उच्च वसीय अम्ल की सोडियम लवण है, उच्च वसीय अम्ल के सोडियम लवण है कपड़े धोने वाले साबुन, या पोटेशियम लवण जो मुलायम साबुन होते हैं। मुलायम साबुन में पोटेशियम लवण होते हैं और कपड़े धोने वाले साबुन में उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। कपड़े धोने वाला साबुन में तथा मुलायम साबुन में स्नान करने में उपयोग होता है। जो कड़े साबुन होते हैं उसमें क्या होता है? कपड़े धोया जाता है। जो मुलायम साबुन होते हैं उसमें उससे स्नान किया जाता है। देखिए, कपड़े धोने वाले साबुन में सोडियम के लवण पाए जाते हैं, सोडियम के लवण पाए जाते हैं। साबुन उच्च अम्ल वसीय अम्ल होते हैं और इसमें सोडियम के लवण पाया जाता है, किसमें? कपड़े धोने वाले साबुन में। जबकि स्नान करने वाले साबुन में पोटेशियम के लवण पाए जाते हैं और ये मुलायम साबुन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ग्लिसरॉल का प्रयोग नहीं किया जाता है कपड़े धोने वाले साबुन में, और किसका? सोडियम सिलिकेट ये सब का प्रयोग किया जाता है। तो और ग्लिसरॉल का प्रयोग किस में किया जाता है? तो कॉस्मेटिक बनाने में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है। कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है? 4 ऑप्शन है। एक में नाइट्रोबैक्टर, राइजोबियम, अस्यूडोमोनास और एजेटोबैक्टर। तो 4 ऑप्शन में इसमें से ऑप्शन नंबर डी सी हमारा सही आंसर होगा। एस्यूडोमोनास है जो विनाइड्रकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। एस्क्यूडोमोनास जीवाणु है जो विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है। और राइजोबियम मटर के कुल के पौधों की, राइजोबियम क्या है? तो मटर के जो पौधों के जड़ में पाए जाते हैं, नाइट्रोजन के रूप में वायु में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है राइजोबियम। ठीक है। यदि एजोबैक्टर को देखें हम, एजोबैक्टर है जो एजोस्पाइरियल तथा क्लोस्ट्रोडियम जीवाणु स्वतंत्र रूप से मिट्टी में निवास करते हैं। ये दोनों क्या है? ये एजोबैक्टर है, या इसी को क्या कहते हैं? क्लोरोस्ट्रिडियम। ये दोनों स्वतंत्र रूप से मिट्टी में पाए जाते हैं, एजोबैक्टर, और मिट्टी के कणों के बीच स्थित नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। एजोबैक्टर और क्लोस्ट्रोडियम ये दोनों, और राइजोबियम मटर के जो जड़ है उसमें पाए जाते हैं।
तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। कौन सा जीवाणु है जो विनाइट्रीकरण के प्रक्रिया में भाग लेते हैं? तो स्यूडोमोनास। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर थर्ड की ओर। प्रश्न नंबर थर्ड में कहा गया है निम्नलिखित में से किस विटामिन को थायमीन कहा जाता है? तो थायमीन किस विटामिन को कहा जाता है? विटामिन बी 12 को, विटामिन बी 1 को, विटामिन बी 2 को, विटामिन बी 6 को। तो देखिए विटामिन बी 1 को, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। विटामिन बी वन को थायमीन कहा जाता है। विटामिन बी 1 को थायमीन कहा जाता है। इसी प्रकार हम सारे विटामिन को नाम बता दें। विटामिन बी से संबंधित जो भी विटामिन है उसका नाम मैं बताऊंगा। विटामिन बी 1 को थायमीन कहते हैं दोस्तों। विटामिन बी 2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। विटामिन बी 2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। और विटामिन बी 3 को निकोटिनोमाइटिन कहते हैं। निकोटोमाइटिन या नियासिन, विटामिन बी 3 को नियासिन भी कहा जाता है विटामिन बी 3 को। और विटामिन बी 5 को पेंटाथेनिक अम्ल कहा जाता है। विटामिन बी 5 को पेंटाथेनिक अम्ल। और विटामिन बी 6 को पायरोडॉक्सिन कहा जाता है। विटामिन बी 7 को बायोटीन कहा जाता है। विटामिन बी 9 को फॉलिक अम्ल कहते हैं दोस्तों। और विटामिन बी 12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं। तो हमसे पूछा है थायमीन किसे कहते हैं? विटामिन बी 1 को थायमीन कहते हैं और विटामिन बी 2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? थायमीन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? यदि हम दाब बढ़ाते हैं तो बल्ब का गलनांक घट जाता है। दाब बढ़ाने पर बल्ब का गलनांक घटेगा। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है। दाब यदि बढ़ाएंगे तो गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक भी बढ़ता है। दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक भी बढ़ता है, जैसे घी, मोम आदि। ठीक है। वही गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घटता है, दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक भी घटता है, जैसे बर्फ। तो बर्फ का क्या होगा? यदि दाब बढ़ा देंगे तो उसका गलनांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 में है एफ्लाबिस का उत्पादन होता है। तो एफ्लाबिस का उत्पादन किससे होता है? तो ऑप्शन नंबर ए कवक से होता है एफ्लाबिस का उत्पादन। एफ्लाबिस का उत्पादन कवक से होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। कवक द्वारा किया जाता है। और एफ्लाटॉक्सिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है दोस्तों। एफ्लाटॉक्सिन एक प्रकार का क्या है? तो कार्बनिक यौगिक है जो खाद्य विषाक्तता उत्पन्न करता है। एफ्लाटॉक्सिन, ठीक है, कार्बनिक यौगिक है एफ्लाटॉक्सिन, खाद्य विषाक्तता उत्पन्न करता है। ठीक है। कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो माइकोलॉजी कहते हैं। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। और इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। इसके अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। और एफ्लाविस उत्पन्न होता है कवक के द्वारा। ठीक है। शैवाल एक स्वपोषी है जो कवक के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं, जिसे लाइकेन कहते हैं। कवक और शैवाल मिलकर के लाइकेन बनाते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर। 5 में कहा गया है रासायनिक, प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 में कहा गया रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुसार संतुलित होती है? तो रासायनिक समीकरण है किस नियम के अनुसार संतुलित होती है? एक में है गुणित अनुपात नियम से, व्युत्क्रमित अनुपात नियम से, द्रव्यमान संरक्षण नियम से, स्थिर अनुपात नियम से। तो रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम से, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से रासायनिक समीकरण क्या होती है? संतुलित होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 में कहा गया है परमाणु में धनावेशित कणों की उपस्थिति को सर्वप्रथम निम्न में से किसने दर्शाया था? तो परमाणु में धनावेशित कणों की उपस्थिति को सर्वप्रथम, 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर ए गोल्डस्टीन ने दर्शाया था। परमाणु के धनावेशित कणों में जो धनावेशित कणों की उपस्थिति किसने दर्शाया था? तो गोल्डस्टीन ने। कब? 1886 ईस्वी में। 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन ने दर्शाया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। और 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज 1857 में किया था। 1897 में किया था इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 में। जबकि चैडविक के बारे में देखें तो चैडविक ने
पॉजिट्रॉन की खोज किया था 1932 में। चैडविक ने 1932 में पॉजिट्रॉन की खोज किया था 1932 में चैडविक ने। बिल्सन ने न्यूट्रिनो की खोज की थी 1927 में। 1900 सॉरी देखिए, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी 1932 में। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, जबकि बिल्सन ने न्यूट्रिनो एवं पॉजिट्रॉन की खोज 1927 में किया था। बिल्सन ने 1927 में न्यूट्रिनो एवं पॉजिट्रॉन की खोज किया था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। गोल्डस्टोन धनावेशित कणों की खोज किए थे 1886 ईस्वी में। 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। 1927 में बिल्सन ने न्यूट्रिनो और पॉजिट्रॉन की खोज किए थे तथा 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 में कह रहा हेमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जिसमें क्या होता है। तो हेमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जिसमें एक प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है जो रक्त के स्कंदन के लिए आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। रुधिर जमने की प्रक्रिया में कई प्रोटीन भाग लेते हैं जिसकी कमी के कारण चोट लगने पर रुधिर लगातार बहता रहता है। हेमोफीलिया रोग में एक प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है जो रक्त स्कंदन की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। हेमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 में यदि हम देखें तो इसमें मैचिंग करना है दोस्तों, सुमेलित करना है कौन इसमें सही है। इसमें हमसे पूछा गया है कि सुमेलन है जो कौन सही है, ये हमसे पूछ लिया है। ये प्रश्न में कौन सुमेलित सही है। मलेरिया का जो औषधि है उसे सिनेरियम कहते हैं, बिल्कुल सही है, इस सुमेलित है दोस्तों। मलेरिया के औषधि को सिनेरियम कहते हैं। कैंसर के औषधि को नेक्स बार कहा जाता है दोस्तों। कैंसर के औषधि को क्या कहते हैं, नेक्स बार। और कुष्ठ रोग के औषधि को DOTS कहते हैं। कुष्ठ रोग के औषधि को DOTS, जबकि पोलियो के औषधि को OPV, ये गलत है। पोलियो के औषधि को OPV नहीं कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर डी मेरा गलत रहेगा। ऑप्शन नंबर डी गलत आंसर है। पोलियो की वैक्सीन है न कि दवा है। पोलियो का वैक्सीन है न कि दवा है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 हमारा गलत है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 में कहा गया निम्नलिखित में से किस पौधों को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है। तो किस पौधों के, ना तो उसके बारे में आप बता सकते हैं कि इसमें जड़ है, ना ही तना है, ना ही पत्ती है। कौन पत्ती है, कौन तना है, कौन जड़ है, ये आप पता नहीं लगा सकते हैं वो कौन पौधा है। तो इसमें से 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अस्पाइरोगाइरा है जो थैलोफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। अस्पाइरोगाइरा, इस समूह के में पौधे जड़, तना एवं पत्ती में विभक्त नहीं होते हैं। थैलोफाइटा समूह का वनस्पति का है अस्पाइरोगाइरा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। और संवहन उत्तक नहीं होते हैं थैलोफाइटा समूह के वनस्पति में। कुछ उदाहरण है थैलोफाइटा समूह के वनस्पति का, अस्पाइरोगाइरा, कारा, कोलेडोफोरा आदि। और टेरिडोफाइटा समूह के पौधे, एक टेरिडोफाइटा समूह के जो पौधे होते हैं उसमें, उस समूह के पौधे में जड़, तना एवं पत्तियों में विभेदित होते हैं। उसमें पता लगाया जा सकता है कौन जड़ है, कौन तना और कौन पत्ती है। जैसे कि फर्न, मर्सिलिया, आर्स्टेल आदि, ये सब क्या है, तो टेरिडोफाइटा है। मर्सिलिया और फर्न ये सब टेरिडोफाइटा समूह के पौधे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर दोस्तों। 11 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा दूध प्रोटीन है। दुग्ध प्रोटीन कौन सा है, तो दूध का प्रोटीन कौन सा, ये हमसे प्रश्न पूछा है। 4 ऑप्शन है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। तो कौन सा दुग्ध प्रोटीन है, कैसीन। कैसीन क्या है, दुग्ध प्रोटीन है। कैसीन, दुग्ध का रंग उजला कैसीन प्रोटीन तथा पीला कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है, अतः कैसीन को मिल्क प्रोटीन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। कैसीन है जो दुग्ध प्रोटीन है और कैरोटीन के कारण दूध थोड़ा पीला होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 में कहा गया एंटीबायोटिक्स के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो एंटीबायोटिक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये प्रश्न पूछा है। यदि हम देखें एंटीबायोटिक के बारे में
तो 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा आंसर सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन सही नहीं है ये प्रश्न पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभाव से में डिप्थेरिया, फाइलेरिया और चेचक शामिल है, ये ऑप्शन सही नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। एंटीबायोटिक्स जीवाणु जनित रोगों के लिए विरोध प्रभावी करता है। एंटीबायोटिक्स और एंटीबायोटिक्स है जो विषाणु के विरुद्ध प्रभावी नहीं होते हैं, जीवाणु के विरुद्ध ही प्रभावी होते हैं एंटीबायोटिक्स। और एंटीबायोटिक्स जुकाम एवं फ्लू में प्रभावी नहीं होता है एंटीबायोटिक्स। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी ही हमारा सही आंसर होगा। एंटीबायोटिक्स औषधियां जीवाणु को निष्प्रभावी करते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक्स है, क्लोरोमाइसिटिन, पेनिसिलिन आदि ये सब क्या है? एंटोमाइटिक्स है। डिप्थेरिया है जीवाणु द्वारा फाइलेरिया बैंक्रोफाइट नामक कृमि से तथा चेचक विषाणु द्वारा होता है। ठीक है। जीवाणु जनित रोग के बारे में यदि हम देखें, जीवाणु जनित रोग के बारे में देखें तो हैजा, टिटनेस, टाइफाइड, टीबी, प्लेग, निमोनिया ये सब क्या है? जीवाणु जनित रोग है दोस्तों। जीवाणु जनित रोग कौन कौन है? हैजा है, टिटनेस है, टाइफाइड है, टीबी है, प्लेग है और निमोनिया है। विषाणु जनित रोग देखें, एड्स, डेंगू, पोलियो, चेचक, खसरा, रेबीज ये विषाणु जनित रोग है। एड्स, डेंगू, पोलियो, चेचक, खसरा, रेबीज विषाणु जनित रोग है। यदि प्रोटोजोआ जनित रोग देखें तो मलेरिया, पायरिया, पेचिस, कालाजार ये प्रोटोजोआ संबंधित प्रश्न रोग है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा गलत है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। 13 में कहा गया है यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। तो यकृत में यूरिया का संश्लेषण किस प्रकार होता है? तो ऑप्शन नंबर डी ऑर्निथिन चक्र के द्वारा होता है। यकृत में यूरिया का संश्लेषण ऑर्निथिन चक्र के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑर्निथिन चक्र के द्वारा किया जाता है यकृत में यूरिया का संश्लेषण। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 में कहा गया इनमें से कौन कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है? तो कौन कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है? तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ग्लूकोज और फैक्टोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है ग्लूकोज और फैक्टोज। कार्बोहाइड्रेट शरीर की ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है। और एक अणु में कार्बोहाइड्रेट के एक अणु में 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट के एक अणु में। मोनोसेकेराइड में यदि देखें तो मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज एवं फैक्टोज आता है दोस्तों। मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज एवं फैक्टोज आता है। डाइसेकेरेट में माल्टोज, सुक्रोज एवं लैक्टोज आता है। डाइसेकेरेट में माल्टोज, सुक्रोज एवं लैक्टेज ये डाइसेकेराइड का उदाहरण है। और ग्लूकोज, फ्रुक्टोज कार्बो मोनोसेकेराइड का है। पॉलीसेकेराइड में स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज क्या है? आपको पॉलीसेकेराइड में है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण किस दिशा में आरोपित होता है? यदि गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा। गेंद की गति के विपरीत दिशा में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए गेंद की गति के विपरीत दिशा में होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। 16 में कहा गया है रासायनिक रूप से जल है। तो जल क्या है रासायनिक रूप से? तो जल रासायनिक रूप से क्या है? तो एक ऑक्साइड है। जल रासायनिक रूप से एक ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। जल है जो रासायनिक रूप से एक ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। 17 में कहा गया है दोस्तों, इस प्रश्न में देखें गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए उत्पन्न त्वरण व्युत्क्रमानुपाती होता है। गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के उत्पन्न त्वरण व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो गति के दूसरे नियम के में क्या दिया हुआ है? तो गति के दूसरे नियम में जो है, इसमें गति के दूसरे नियम में कहा गया है कि व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? घनत्व के, वस्तु के आयतन के, वस्तु के बल के और द्रव्यमान के। तो हम लोग जानते हैं F बराबर क्या होता है? A में। तो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? बल के लिए उत्पन्न त्वरण। तो त्वरण है
त्वरण किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? त्वरण है जो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो ए यानी द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है, वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 18 की ओर। 18 में कहा गया है कि अनुप्रस्थ तरंगे तरंगे क्या है? तो अनुप्रस्थ तरंगे क्या है, यह प्रश्न पूछा है दोस्तों। तो अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? तो इसमें से 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा में के लंबवत दिशा में कंपन करती है। इन तरंगों के माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ठीक है, इसमें कहा गया है अनुप्रस्थ तरंग की विशेषता क्या है, ये देखते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे क्या है, ये विशेषता हम लोग देखेंगे। तो अनुप्रस्थ तरंगे माध्यम के कण तरंग संरचना की दिशा में लंबवत कंपन करती है, अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती है। ये श्रृंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ती है। जो अनुप्रस्थ तरंग है श्रृंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ती है। इस तरंग के संचरण के लिए माध्यम में दृढ़ता का गुण होना चाहिए और यह तरंग ध्रुवित की जा सकती है, अनुप्रस्थ तरंग ध्रुवित की जा सकती है। उदाहरण के लिए सितार की डोरी में कंपन और प्रकाश तरंग, ये सब क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। तो आपसे पूछा गया है कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? तो इस तरंगों में माध्यम के कण लंबवत, तरंगों में माध्यम के कण की जो तरंग संरचना होती है वो लंबवत होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 में कहा गया वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक है। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा जो प्रदर्शित करती है सूचक, वो ऑप्शन नंबर ए लाइकेन प्रदर्शित करती है। लाइकेन है कवक और शैवाल के सहजीवी होते हैं जो वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक है। और रोसेला नामक लाइकेन से लिटमस पत्र पाया जाता है। कौन सा लाइकेन से? रोसेला नामक लाइकेन से लिटमस पत्र प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है 19 का। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, कटहल है, उसका कौन सा भाग हम लोग खाते हैं, कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो कटहल का जो होता है सहपत्र एवं परिदल पुंज है जो खाने योग्य भाग होता है कटहल का। कटहल का सहदल पुंज एवं परिदल भाग होता है जो खाने योग्य होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर यदि चलते हैं, उसमें कहा गया है प्रश्न नंबर 21 में कहा गया दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण इनमें से किसमें नहीं है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे है व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। विद्युत चुंबकीय तरंगे का गुण ऑप्शन नंबर ए में नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंगे व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, सही है। विद्युत चुंबकीय तरंगे विद्युत और तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, इसलिए तो अनुप्रस्थ तरंगे हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे को आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये सब सही है। ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। कौन सा गुण नहीं है विद्युत चुंबकीय तरंगों का? ऑप्शन नंबर ए नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 22 की ओर देखते हैं दोस्तों। 22 में कहा गया रसायन प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाला लिटमस प्राप्त किया जाता है। तो रसायन प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाला लिटमस प्रयोग किया जाता है। कौन से लिटमस का प्रयोग किया जाता है? तो लाइकेन का लिटमस प्रयोग किया जाता है। रासायनिक प्रयोगशाला में जो लिटमस प्रयोग किया जाता है वो लाइकेन का होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। अभी हमने बताया जो लिटमस पत्र प्राप्त होता है रोसेला नामक लाइकेन से लिटमस पत्र प्राप्त होता है, ठीक है। और नीला लिटमस अम्ल की उपस्थिति में लाल रंग में तथा लाल लिटमस क्षार की उपस्थिति में नीला रंग में बदल जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। प्रश्न नंबर 23 में है कि बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता है। तो बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग उपास्थि का बना होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग उपास्थि का बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। एक्वारेजिया में नाइट्रिक एसिड एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड निम्न में से किस अनुपात में उपस्थित होता है? तो एक्वारेजिया में नाइट्रिक एसिड एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड
ए 1:3 में उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नाइट्रिक एसिड 1 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड थर्ड के रूप में होता है। अधिकतम धातुओं को घुला सकता है नाइट्रिक एसिड। एक बार लीजिए, इस मिश्रण में एक भाग नाइट्रिक एसिड का HNO3 तथा 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl का होता है। नाइट्रिक एसिड को एक्वा फोर्टिस कहते हैं, जबकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को म्यूटेरिक एसिड कहा जाता है। तो एक्वारेजिया में एक जो रेशियो होता है वो नाइट्रिक एसिड का 1 होता है, जो नाइट्रिक एसिड का रासायनिक सूत्र है HNO3, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 3 होता है HCl। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 25 की ओर। 60 वाट का एक रेडियो यदि 50 घंटा चला है, 60 वाट का रेडियो 50 घंटा चलता है, तो उसके द्वारा कितना विद्युत ऊर्जा उपयोग किया गया है। तो 60 वाट का रेडियो 50 घंटा चलता है, तो कितना विद्युत का उपयोग किया गया है। विद्युत ऊर्जा का कितना उपयोग किया गया था। विद्युत ऊर्जा ई से दर्शाते हैं। विद्युत ऊर्जा बराबर होता है P इंटू टी। तो P क्या है, आपको वोल्ट जो पावर हो गया, P हो गया आपको शक्ति, और T हो गया समय। तो विद्युत ऊर्जा बराबर होता है शक्ति गुना समय। शक्ति कितना है, 50 वाट का है, 60 वाट है शक्ति कितना है 60 वाट, और समय कितना है 50 घंटा। गुना करेंगे तो 3000 आएगा वाट घंटा, 3000 वाट घंटा। इसको किलो में बदलना है तो 3 किलो घंटा हो जाएगा। ठीक है, 3 किलो घंटा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 26 में। 26 में कहा गया है ग्राम सभा। 26 में हम लोग देखेंगे, इसमें कहा गया है ग्राम सभा की सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीणों की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए। ग्राम सभा की सदस्यता के हेतु प्रत्येक ग्रामीणों की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ग्राम सभा में ग्राम पंचायत की विधायिका कहा जाता है। ग्राम पंचायत को विधायिका कहा जाता है, जिनकी सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीणों की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 27 में। बिहार के प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। तो बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 1968 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। 29 जून 1968 से 26 फरवरी 1969 तक लागू किया गया था, और इस समय बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे। बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन वर्ष 2005 में लगाया गया है। अंतिम बार राष्ट्रपति शासन बिहार में 2005 में लगा था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 28 में। आपात उपबंध का संबंध संविधान के किस भाग से है। तो आपात उपबंध का संबंध संविधान के भाग 18 से है। संविधान के भाग 18 से आपात उपबंध का संबंध है, और अनुच्छेद 352 से 360 तक वर्णित है आपात उपबंध। अनुच्छेद 352 से 60 तक वर्णित है आपात उपबंध, और भाग 18 में आता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 29 में। प्रश्न नंबर 29 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये प्रश्न पूछा है। तो इसमें कहा गया है अनुच्छेद 339 के ए में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये सही है। अनुच्छेद 39 के ए में आता है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों का, अनुच्छेद 29 में आता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये भी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान विधिक सहायता, ये भी सही है। अनुच्छेद 50 में कहा गया है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 50 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में आता है दोस्तों, न कि अनुच्छेद 50 में आता है क्या, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। और अनुच्छेद 51 में आता है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि, न कि 50 में। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। कह रहा कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, क्योंकि वो गलत है।
ये कॉमन में आना चाहिए जो 50 में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 30 की ओर। 30 नंबर प्रश्न में कहा गया भारत के संविधान के अंतर्गत धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। भारत के संविधान के अंतर्गत धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद 109 के 1 में कहा गया है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 109 के 1 में कहा गया है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अतः धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद 109 में ऐसा कहा गया है, केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि लोक लेखा समिति के बारे में देखें तो लोक लेखा समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में हुआ था, तब से अस्तित्व में आया है। और वर्तमान समय में लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। और 1967 से लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का नेता ही चुना जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत होता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 31 की ओर। 31 में लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो लोक लेखा समिति अपने रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है, क्योंकि लोक लेखा समिति की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इस कारण से लोक लेखा समिति का रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 32 की ओर। निम्नलिखित में से किन्होंने राष्ट्रपति नियुक्ति होने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया है? राष्ट्रपति नियुक्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किए हैं। इनमें से कौन ऐसे हैं जो उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किए हैं राष्ट्रपति नियुक्त होने से पूर्व? तो 32 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए नीलम संजीवा रेड्डी है, जो उपराष्ट्रपति के पद के रूप में कार्य नहीं किए हैं। और इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 33 की ओर। 33 में मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों हेतु संविधान सभा द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष थे। तो मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों हेतु संविधान अल्पसंख्यकों के समिति के गठन कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 34 की ओर। 34 में है, किस वर्ष यूरोप में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ था? तो 34 में है, किस वर्ष सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी 1756 ईस्वी में। 1756 ईस्वी में अंग्रेजों एवं यूरोप में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ था 1756 ईस्वी में। 1756 ईस्वी में हुआ था। और यूरोप में युद्ध प्रारंभ होने से भारत में भी अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी में चला था। इस युद्ध में पराजित होकर फ्रांसीसी भारत से प्रभावहीन हो गए थे। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध के रूप में जाना जाता है भारत में। सप्तवर्षीय युद्ध भी इसी को कहा था। 56 से 63 तक चला था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, 35 में हिंदी भाषा के प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन किस स्थान से हुआ है? तो हिंदी भाषा के प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन कोलकाता से हुआ। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। और प्रथम समाचार पत्र हिंदी भाषा के कौन थे? उदंत मार्तंड थे। हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड था, जिसका प्रकाशन 30 मई 1826 में जुगल किशोर ने कोलू घोटा मोहल्ला कोलकाता से किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी डी हमारा सही आंसर है, कोलकाता। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 36 की ओर। 36 में है दोस्तों, इसमें कहा गया निम्नलिखित में से किस संस्था का गठन दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया है? नहीं किया, ये प्रश्न पूछा है। दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया, किस संस्था का गठन नहीं किया है? तो इसमें देखे लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन दादा भाई नौरोजी ने किया है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन दादा भाई नौरोजी ने किया है। बॉम्बे एसोसिएशन का गठन दादा भाई नौरोजी ने किया है। तो कौन से नहीं किया है? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। यदि देखिए बॉम्बे एसोसिएशन है, जो इसका गठन दादा भाई नौरोजी ने 1852 में बॉम्बे में किया था। लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन दादा भाई नौरोजी ने 1865 में किए थे। लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन दादा भाई नौरोजी ने 1865 में किए थे। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन दादा भाई नौरोजी ने 1846
1866 में किए थे। 1866 में ईस्ट इंडिया सोसाइटी का गठन किया था दादा भंडारी नेहरू जी ने 1866 में। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन दादा भंडारी नेहरू जी ने नहीं किए थे। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 37 में। प्रश्न नंबर 37 में कहा गया है दोस्तों, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ था। तो कौन सा कार्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ था। मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ था, बिल्कुल सही है। आर्थिक नीति के प्रस्ताव पारित किया गया था, ये भी सही है दोस्तों। और गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन किया गया था, ये भी सही है। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो 1929 का अधिवेशन हुआ था, 1931 का जो अधिवेशन हुआ था, इसमें तीनों कार्य किए गए थे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। 1, 2, 3 सभी है, सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 38 में। 38 में कहा गया कांग्रेस के सूरत विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो कांग्रेस के सूरत विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो टू थे। लॉर्ड मिंटो टू थे। जिस समय सूरत विभाजन हुआ था कांग्रेस के समय में, उस समय लॉर्ड मिंटो टू थे। 1907 में सूरत विभाजन हुआ था, जिसमें नरम दल और गरम दल के रूप में कांग्रेस का विभाजन किया गया था। वायसराय लॉर्ड मिंटो टू थे और उनका कार्यकाल 1905 से 1910 तक था, मिंटो टू का। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 39 में। 39 में कहा गया बिहार में निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान छात्रों द्वारा स्वराज ट्रेन का संचालन किया गया था। छात्रों द्वारा स्वराज ट्रेन का संचालन किस आंदोलन के दौरान किया गया था, ये प्रश्न पूछा है। तो ऑप्शन नंबर सी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के एक विशेष घटना घटी हुई। यहाँ के छात्रों द्वारा कुछ रेलगाड़ियों पर कब्जा कर इसका प्रयोग आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु किया गया। इस ट्रेन का नाम स्वराज ट्रेन रखा गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 40 की ओर। 40 में कहा गया दोस्तों निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा नीति लागू किया है। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा नीति लागू करने वाला जहांगीर था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 41 की ओर। सत्यनामी विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ है। सत्यनामी विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ। 4 ऑप्शन इसमें अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। तो ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब के शासनकाल में सत्यनामी विद्रोह हुआ था। और मुगल शासक औरंगजेब के समय हुआ था। 1672 ईस्वी में किसानों एवं मुगलों के बीच मथुरा के निकट नारनौल नामक स्थान पर विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व सत्यनामी नामक एवं धार्मिक संप्रदाय के नाम से हुआ था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, औरंगजेब के समय। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 42 में। ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है। तो ऑप्शन नंबर बी सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे अधिक पवित्र माना गया है। जबकि वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी यदि हम देखें महत्वपूर्ण नदी, तो वो सिंधु को बताया गया सबसे महत्वपूर्ण नदी है ऋग्वेद में। और सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, जिसे देवितमा, मतेतमा एवं नदीतमा भी कहा जाता है सरस्वती नदी को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 43 की ओर। 43 में है किस महाजनपद का संबंध बिहार से नहीं है दोस्तों। तो 4 ऑप्शन है इसमें 43 में कि किस महाजनपद का संबंध बिहार से नहीं है। अंग, मगध, भज्जी का संबंध बिहार से है, जबकि वत्स का संबंध बिहार से नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। अंग बिहार के भागलपुर एवं मुंगेर जिले में पड़ता है। मगध दक्षिण बिहार में जैसे गया, नवादा, औरंगाबाद का क्षेत्र पड़ता है, जहानाबाद, ये सब, पटना, ये कौन सा क्षेत्र में आता है। तो मगध के क्षेत्र में आते हैं। और वज्जी है जो वैशाली उत्तरी बिहार में अवस्थित है। वज्जी वैशाली जो है उत्तरी बिहार में अवस्थित है। तो इस प्रकार हम देखें तो वत्स है जो बिहार के क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। वत्स उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी के क्षेत्र में पाया जाता है वत्स। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 44 में। निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर कहा वहां से बुद्ध का भिक्षा पात्र एवं एक अनोखा कुकुट अपने साथ ले गया था। कौन सा शासक था जो पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके वो भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र एवं जिससे वो भिक्षा मांगा करते थे, जिस बर्तन से वो, और अनोखा एक कुकुट अपने साथ ले गया था, वो कौन सा शासक था। ऑप्शन नंबर डी कनिष्क था। कनिष्क था वो। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महानतम शासक था दोस्तों। कनिष्क ने बौद्ध धर्म का मुक्त हृदय के संपोषण एवं संरक्षण किया था। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां के प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष, बुद्ध
का अश्वघोष बुद्ध का भिक्षा पात्र एवं एक अनोखा कुक्कुट प्राप्त किया था। अश्वघोष को भी ले गया था जो विद्वान थे उनको, और बुद्ध के भिक्षा पात्र और एक अनोखा कुक्कुट प्राप्त किया था कनिष्क जब पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 45 में कहा गया बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यकाल की स्थापना की है। रोजगार कार्यालय की स्थापना किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक था जो रोजगार कार्यालय का स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 46 नंबर प्रश्न में देखें तो 46 नंबर प्रश्न में है निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है। उत्तर दिशा की ओर से यानी दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी को हमसे पूछा है। दक्षिण से किसकी ओर, उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर जो दिखाता है उसके बारे में हमसे पूछा है। तो देखिए ऑप्शन देखिए तो सबसे दक्षिण में है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, उसके बाद काराकोरम। पीर पंजाल, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लास्ट में दक्षिण से उत्तर की ओर पीर पंजाल, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। दक्षिण से उत्तर की ओर ये दिखाया जा रहा है क्रम, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। जबकि अन्य ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में आता है। देखिए इसमें पीर पंजाल पर्वत श्रेणी मध्य हिमालय के क्षेत्र में आता है और जबकि अन्य जो है ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 37 की ओर। इसमें मैचिंग है दोस्तों, हम लोग मैच करेंगे। सहायक नदी है और नदी है तो इसको हम लोग मैचिंग करेंगे। देखिए कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन है, भीमा है जो कृष्णा की सहायक नदी है। भीमा नदी। और ब्रह्मपुत्र के सहायक नदी कौन है, तो ब्रह्मपुत्र के सहायक है तीस्ता, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और यमुना है, यमुना की सहायक नदी चंबल है और गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती है। यदि इस प्रकार मैच करें तो 4-3-2-1 4-3-2-1 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 48 की ओर। 48 में कहा गया है कोरोमंडल तट का विस्तार है, तो कोरोमंडल तट का विस्तार कहां से कहां तक है। 4 ऑप्शन है, तो कोरोमंडल तट का विस्तार कुमारी अंतरिम से कृष्णा नदी के डेल्टा तक है। कन्याकुमारी जो पाया जाता है वहां से कृष्णा नदी के डेल्टा तक क्या है, कोरोमंडल तट का विस्तार पाया जाता है। कोरोमंडल तट का विस्तार पाया जाता है कुमारी अंतरिम से कृष्णा नदी डेल्टा तक। भारतीय प्रायद्वीप को दक्षिण पूर्वी तट को कोरोमंडल तट के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट को, कौन सा, दक्षिण पूर्वी तट को, ये वाला तट को कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। और यह क्षेत्र चोल राजवंश द्वारा शासित किया गया था। कोरोमंडल क्षेत्र पर किसका शासनकाल था, चोलों का था। और कोरोमंडल तट नाम पुर्तगाली यात्री द्वारा रखा गया है और इस तट की लंबाई 22,800 वर्ग किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 49 की ओर। 49 में कहा गया है पीली क्रांति किस फसल के उत्पादन से संबंधित है, तो पीली क्रांति है जो तिलहन के उत्पादन से संबंधित है दोस्तों। तिलहन के उत्पादन से संबंधित है पीली क्रांति। पीली क्रांति इसमें संकर तेल के बीज जैसे तिल, सरसों आदि के रोपण के कारण खाद्य तेल उत्पादन में अचानक वृद्धि हुई। पीली क्रांति के जनक शशांक पांडे थे हैं। पीली क्रांति के जनक कौन है, शशांक पांडे पीली क्रांति के जनक है दोस्तों। यदि नीली क्रांति देखें तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन में यानी मछली उत्पादन में नीली क्रांति, और स्वर्ण क्रांति फसल, शहद और बागवानी उत्पादन में स्वर्ण क्रांति का होता है। स्वर्ण क्रांति का उत्पादन फसल और स्वर्ण और बागवानी, शहद और बागवानी के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। 50 नंबर प्रश्न में देखें, प्रश्न नंबर 50 में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है, तो सीमांक कांगो में पाया जाता है, गलत है, ये सही नहीं है। बद्दू कीनिया में पाया जाता है, ये भी गलत है। और अस्काई जापान में पाया जाता है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी मसाई पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है, ये सही है दोस्तों। मसाई पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है, ये सही है। कुछ प्रमुख जनजाति के बारे में हम आपको बताते हैं। जो कांगो बेसिन क्षेत्र में जनजाति पाया जाता है उसे पिग्मी कहा जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में पाया जाता है। जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। और बद्दू जो है अरब मरुस्थल क्षेत्र में पाया जाता है दोस्तों। सिमांग मलेशिया में पाया जाता है और बर्बर मोरक्को में पाया जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 51 की ओर। 51 में है निम्नलिखित में
म्यू से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? तो कौन सी श्रेणी नवीनतम है? तो इसमें से सबसे नवीनतम श्रेणी के बारे में बात करें तो हिमालय की श्रेणी सबसे नवीनतम है। ठीक है, नवीनतम बलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय का पर्वत कौन है? नवीनतम बलित पर्वत है। जबकि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत के सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। महान हिमालय को हिमाद्री श्रेणी भी कहा जाता है। अरावली पर्वत सबसे पुरानी है और महान हिमालय को क्या बोलते हैं? हिमाद्री कहा जाता है। तो हिमालय की जो श्रेणी है सबसे नवीन श्रेणी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 52 में। ए में कहा गया है कि एक चंद्र दिवस की अवधि होती है। तो एक चंद्र दिवस की अवधि 24 घंटा 52 मिनट होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। 24 घंटा 52 मिनट होता है। चंद्रमा को पृथ्वी का एक परिक्रमा पूरी करने में 27 दिन 8 घंटे का समय लगता है। चंद्र कैलेंडर में एक साधारण वर्ष 12 चंद्रमास होते हैं। चंद्र दिवस एक सौर दिन की तुलना में 50 मिनट अधिक लंबा होता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर उसी दिशा में घूमता है। चंद्र वर्ष लगभग कितना? 354 दिन लंबा होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 53 में। 53 में कहा गया है सौभाग्य योजना संबंधित है। तो सौभाग्य योजना है जो ऑप्शन नंबर बी सौभाग्य योजना सौभाग्य योजना है जो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। सौभाग्य योजना में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी सौभाग्य योजना ऑप्शन नंबर सी होगा। गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों को मुफ्त बिजली के प्रावधान से संबंधित है सौभाग्य योजना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 54 में कहा गया अटल टनल नव परिवर्तन एंड इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? तो अटल टनल जो है कौन से आयोग के द्वारा स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी नीति आयोग ने अटल टनल की स्थापना किया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं अटल नव परिवर्तन है जो किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। प्रश्न नंबर 55 में निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक एचडीआई की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो एचडीआई की गणना में कौन सम्मिलित नहीं किया जाता है? सामाजिक असमानता को मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित नहीं किया जाता है। इस सूचकांक में शिक्षा, जीवन प्रत्याशा आयाम का आकलन किया जाता है। शिक्षा का, स्वास्थ्य का, जीवन प्रत्याशा का, प्रति व्यक्ति आय का, ये सभी का आयाम प्रस्तुत किया जाता है। जबकि क्या नहीं, सामाजिक असमानता नहीं प्रस्तुत किया जाता। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 56 में भारत में सेवा का कर किसकी सिफारिश से लागू हुआ था? तो भारत में जो सेवा कर था वो किसकी सिफारिश से? तो ऑप्शन नंबर बी राजा जे चलैया समिति के सिफारिश पर भारत में सेवा कर लागू हुआ था। भारत में सेवा कर लागू हुआ था चलैया समिति। वर्ष 1945 से 1994 से 95 के में केंद्रीय बजट से प्रारंभ किया गया था। सेवा कर को कब से? 1994-95 केंद्रीय बजट से प्रारंभ किया गया था और चिलैया समिति के द्वारा सुझाव दिया गया था। और वर्तमान में सेवा कर का वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में विलय हो गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, चिलैया समिति। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 57 में भारत में नाबार्ड बैंक पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं करता है। तो भारत में नाबार्ड बैंक पुनर्वित्त कहाँ उपलब्ध नहीं करता है? क्या उपलब्ध नहीं करता है नाबार्ड बैंक? तो नाबार्ड बैंक है अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को, ये सही है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को, ये भी सही है। और राज्य भूमि विकास बैंकों को भी उपलब्ध करवाता है, परंतु निर्यात आयात बैंकों को नहीं करवाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नाबार्ड की स्थापना देखें तो नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, 1982 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 58 में कहा गया है कि इसमें है सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए महासागर है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। 59 में देखें, 59 नंबर प्रश्न में इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो खाद्य श्रृंखला का निर्माण ऑप्शन नंबर बी घास, बकरी, आदमी, ये क्या है? खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 60 की ओर। 60 नंबर प्रश्न में मैचिंग दिया हुआ दोस्तों, इसे हम लोग करेंगे। एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ राष्ट्रीय उद्यान है, इसे मैचिंग करेंगे। उत्तराखंड है, असम है, उड़ीसा है, कर्नाटक है। तो कर्नाटक का हम लोग जानते हैं बादीपुर, कर्नाटक का बादीपुर, उड़ीसा का सिमलीपाल, उत्तराखंड का राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, असम का मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो मैचिंग करें 2 4 3 1।
2 4 3 1 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 61 की ओर। 61 नंबर प्रश्न में देखें दोस्तों, तो इसमें कहा गया है 61 में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना, 4 ऑप्शन है इसमें से ऑप्शन नंबर 64 में, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। 1964 में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 62 में, किस देश की संसद का नाम फेडरल असेंबली है? तो किस देश की संसद का नाम फेडरल असेंबली है? 4 ऑप्शन है इसमें से ऑप्शन नंबर ए तुर्की की संसद का नाम फेडरल असेंबली है दोस्तों। तुर्की के संसद का नाम फेडरल असेंबली है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। यदि मिस्र के संसद को देखें तो मिस्र के संसद को पीपुल्स असेंबली कहा जाता है, फ्रांस के संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है और तुर्की के संसद को ग्रैंड नेशनल असेंबली या फेडरल असेंबली कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 63 में कहा गया है लाली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो लाली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर 4 है इसमें से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। लाली वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी के लाली वन्यजीव अभ्यारण्य ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 64 में है वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। तो वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो अक्टूबर के पहले सप्ताह में, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। प्रत्येक वर्ष के अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है और इसे मनाने का उद्देश्य वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाना है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 65 नंबर प्रश्न में। इसमें कहा गया है 65 में किस राज्य सरकार द्वारा हमर रोड बेटी हमर मान योजना की शुरुआत की गई है? हमर बेटी हमर मान की योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? 4 ऑप्शन है इसमें से ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा ये योजना शुरुआत की गई है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 66 की ओर। इसमें कहा गया है दोस्तों कि स्मोक एंड एसेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्मोक एंड एसेस पुस्तक के लेखक अमिताभ घोष है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हुआ है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही है 66 का। कुछ और पुस्तक के नाम देखें तो क्रॉस कोट के लेखक कौन है? जगदीश मुखर्जी हैं। क्रॉस कोट लेखक बुक के एज गुड एज माई वर्ड KM चंद्रशेखर ने लिखा है। परफॉर्म नेशन के लेखक कौन है? गौतम चिक्करमाने। और जड्डू नामा के लेखक कौन है? तो अरविंद मंडोलेई। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सी हमारा सही आंसर होगा। कारपेट 2023 सन अभ्यास का आयोजन भारत तथा किन देश के मध्य होता है? कारपेट 2023 सन अभ्यास का आयोजन भारत और थाईलैंड के बीच हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। भारत और थाईलैंड के बीच अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दोनों देशों के बीच संयुक्त नौसैनिक युद्ध अभ्यास किया गया था, कारपेट 2023, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 68 की ओर। इसमें कहा गया है दोस्तों वैश्विक शांति सुरक्षा 2022 में सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो वैश्विक शांति सुरक्षा 2022 का सूचकांक में भारत का स्थान 135वां है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही स्थान है, 135वां है। जबकि 2021 में भारत का स्थान 138वां था। और सबसे अंतिम में कौन है? सबसे अंतिम में अफगानिस्तान है और पहले स्थान पर आइसलैंड है। 66 नंबर प्रश्न में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी को, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऋतुराज अवस्थी को किया गया है। और 21वां कौन थे अध्यक्ष? तो बलवीर सिंह चौहान 22वां है, ऋतुराज अवस्थी। और पहले विधि आयोग की स्थापना वर्ष 1955 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 70 की ओर। 70 में कहा गया अनवर इब्राहिम हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो अब अनवर इब्राहिम है तो किस देश के प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त हुए हैं? 4 ऑप्शन है इसमें से ऑप्शन नंबर ए मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं अनवर इब्राहिम, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। और मलेशिया की राजधानी कहाँ है? तो कुआलालंपुर है, कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 31 की ओर दोस्तों। 31 में है विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का विषय क्या है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का है हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ फॉर ऑल 2023 का विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। यदि आपसे विश्व क्षय रोग दिवस का थीम पूछे, यस
वी कैन एंड टीबी, ये 6 रोग दिवस का थीम है। और विश्व विरासत दिवस का थीम पूछे तो हेरिटेज चेंज विश्व विरासत दिवस का थीम है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का थीम है फॉरेस्ट एंड हेल्थ। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 72 में। इसमें कहा गया है एशिया गेम्स विश्व 22 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो एशिया गेम्स विश्व 22 का आयोजन चाइना में किया गया है दोस्तों। कहाँ किया गया है? चाइना में। एशिया गेम्स विश्व 22 का आयोजन चाइना में किया गया है, चीन में किया गया है। यह 19वां संस्करण था। 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक विश्व 23 में किया गया था एशिया गेम्स विश्व 22 का। तो इसमें यदि हम देखें तो इस गेम्स में भारत ने 28 स्वर्ण, 38 रजत एवं 41 कांस्य पदक जीता है। एशिया गेम्स में कुल मिला के 107 पदक जीते हैं भारत ने। एशिया गेम्स में भारत पहली बार 100 प्लस पदक जीता है। यदि एशिया गेम्स में पहले स्थान पर कौन है तो चीन है। चीन है 382 पदक के साथ, चीन पहले स्थान पर है। और दूसरे स्थान पर जापान है 186 पदकों के साथ। और तीसरे स्थान पर कौन है? दक्षिण कोरिया है 90 पदक के साथ। और चौथे स्थान पर भारत है 107 पदकों के साथ। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए चीन में एशिया गेम्स हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 73 में। निम्नलिखित भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विश्व 23 किसे सम्मानित किया गया था? तो भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? पियरे एगोस्टिनी को, फेरेक कायस्थ को, एनिल ए हुइलियर को। तो उपरोक्त में सभी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। उपरोक्त में से सभी को दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 74 की ओर। 74 में है अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। केरल भारत का पहला राज्य है जिसे अपनी इंटरनेट सेवा की शुरुआत की है। के फोन नेटवर्क के माध्यम से केरल के सभी राज्य के नागरिकों को मुफ्त इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराएगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा दोस्तों। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा सेट नंबर। ये 75 प्रश्न जीके हमने लाने का वादा किया था, वो लाए हैं दोस्तों। तो इसमें कहा गया है बजट विश्व 23-24 में केंद्र सरकार ने देश के कितने ब्लॉकों में ब्लॉक योजना कार्यक्रम की शुरुआत की है? केंद्र सरकार ने 23-24 के बजट में तो कितने ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक योजना की शुरुआत की है? तो देश के 500 ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक योजना की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। इसके साथ ही प्रैक्टिस सेट 7 का ये वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।